हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये हमारा सामान्य ज्ञान दर्पण का करंट अफेयर है, जो दिसंबर माह का करंट अफेयर है। पूरे दिसंबर के करंट अफेयर को इसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। तो जिसमें कि हमने समसामयिकी से संबंधित आप लोगों को प्रमुख निधन पुरस्कार ये सारे को हमने कल वाले एक वीडियो में, जो 30 मिनट का वीडियो है, उसमें हमने अपलोड कर दिया था। ये सारा हो गया था। ऑपरेशन अभियान, पुस्तक सम्मेलन, ये सभी हो गए थे। तो आज जो हम करेंगे वो राष्ट्रीय परिदृश्य होगा और इसमें पूरे एक मंथ का पूरे कंप्लीट करंट अफेयर होगा, जो मैं कल ही करने वाली थी उसी वीडियो में, लेकिन वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था किसी कारणवश, तो मुझे मजबूरन वहीं से उसको ख़त्म करके वहीं पे डालना पड़ा। तो ये हमारा मास्टर वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें इतने सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा उसको हम देखेंगे और आगे निकलते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में आपका हेडलाइन दिख रहा है यहाँ पे कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। तो ये बिपिन रावत कौन थे, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, और ये काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, तो सभी लोगों को पता होगा कि ये कौन थे। तो ये जो थे भारत के पहले CDS थे। कौन थे? भारत के पहले CDS थे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत का तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। ठीक है, तो इससे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले CDS कौन थे भारत के, तो बिपिन रावत, और जिनका निधन कैसे हो गया, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बस इतना ही, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक चीज़ ये देख ले कि थल सेना अध्यक्ष के पद से 31 दिसंबर 2019 को ये सेवानिवृत्त होने के पश्चात 1 जनवरी 2020 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद संभाले थे। कौन? बिपिन रावत। तो ये थे हमारे CDS जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंदौर को स्वच्छतम शहर व छत्तीसगढ़ को स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पुरस्कार किया गया है। तो इसमें देखते हैं, इसमें दिया है कि वर्ष 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का वितरण आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 20 नवंबर 2021 को किया। तो किसके द्वारा जारी किया गया? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का वितरण किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में रामनाथ कोविंद, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा 20 नवंबर 2021 को वितरण किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर को एक बार पुनः देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। कौन से शहर को? इंदौर को, जो मध्य प्रदेश में है। और यह लगातार 5वां वर्ष है जब इंदौर यह पुरस्कार प्राप्त किया है। स्वच्छता से इन पुरस्कारों का वितरण अग्रलिखित विभिन्न श्रेणियों में किया गया है। आगे देखते हैं क्या दिया। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार इंदौर को जहां दिया गया, वहीं सूरत व विजयवाड़ा को इस मामले में क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, और इस श्रेणी में शहरों में निचला में 48वां स्थान मिला है कोटा को। किसको? कोटा को 48वां स्थान नीचे से। और 1 लाख से लेके 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार नई दिल्ली ने जीता है। इस श्रेणी में शहरों का दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः अंबिकापुर, जो छत्तीसगढ़ का है, तिरुपति का रहा है। इस श्रेणी का सबसे निचला 372वां स्थान सासाराम का रहा है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 25 शहरों में पहला स्थान इंदौर का ही रहा, जबकि दूसरा स्थान सूरत, जो गुजरात का है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का रहा है। जबकि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में पहले स्थान पर महाराष्ट्र के बीटा, लोनावाला व ससावांड के रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्डर्स में स्वच्छतम कैंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार इस वर्ष अहमदाबाद कैंट को दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस श्रेणी में दूसरा स्थान पर मेरठ कैंट है और दिल्ली को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राज्यों के 100 पुरस्कारों से अधिक शहरी स्थानीय निकाय यानी कि ULBS का फुल फॉर्म होता है अर्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का रहा है।
इस श्रेणी में पहले 3 स्थान पहले पिछले वर्ष भी इन्हीं राज्यों के रहे हैं और 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार झारखंड को दिया गया है। तो ये काफ़ी है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है केन बेतवा लिंक के बारे में एक बार हम पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी दिया हुआ है इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दिया है कि केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। तो केंद्र की मंजूरी मिली है, देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में सूखे की समस्या अस्थायी समाधान के लिए केन बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की 8 दिसंबर 2021 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। देश में नदियों को आपस में जोड़ने वाली इस पहली प्रमुख केंद्रीय परियोजना के तहत केन नदी से पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। कहाँ से? केन नदी से बेतवा नदी में। इसके लिए मध्य प्रदेश के दौधन में बांध का निर्माण पर केन नदी का पानी उत्तर प्रदेश में झांसी के निकट बरुआ में बेतवा नदी को भेजा जाएगा। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी वाले 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी तथा 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। 8 वर्ष में पूरी होने वाली इस परियोजना पर लगभग 446.5 करोड़ लागत यानी 2020 से 21 के मूल स्तर पर अनुमानित की गई है। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर 22 मार्च 2021 को किए थे। इसके वित्तीय एवं क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी 8 दिसंबर 2021 को प्राप्त की गई है। नेक्स्ट है सीबीआई निदेशक के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल अब 5 वर्ष बढ़ाया जा सकेंगे। कानून संबंधित कानूनों में संशोधन के जारी। तो सबसे पहले हम बता दें कि देश के 2 प्रमुख जांच एजेंसी हैं भारत में, जो पहला है सीबीआई है और दूसरा है ईडी। सीबीआई का कहें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी कहें तो प्रवर्तन निदेशालय। तो पहले इन दोनों का कार्यकाल जो था वो 2 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन अब क्या उसे इमरजेंसी होने पर उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसे अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो दिया है, पढ़ने की कोशिश करते हैं एक बार पूरा। अभी तक 2 वर्ष ही रहते थे। विशेष परिस्थितियों में इन पदों पर कार्यरत अधिकारी के कार्यकाल में 1-1 वर्ष की वृद्धि सरकार द्वारा की जा रही थी। नवंबर 2021 में 2 अध्यादेश जारी करके दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम में संशोधन सरकार ने किए थे, जिनके द्वारा इन दोनों निदेशकों के कार्यकाल में अधिकतम सीमा 2 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया है। इन अध्यादेशों को विस्थापित करने के लिए विधेयक बाद में संसद में दिसंबर 2021 में पारित किए गए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा और राज्यसभा में दिसंबर में पारित किया गया। अधिनियमित होने पर यह नवंबर 2021 में जारी संबंधित अध्यादेश का स्थान लेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि ईडी और सीबीआई दोनों का कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष के लिए अधिकतम कर दिया गया है। तो इनका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है, जो पहले 2 वर्ष का हुआ करता था। इन निदेशकों की नियुक्ति शुरू 2 वर्ष के लिए की जाती थी। संशोधित अधिनियम के चलते इन्हें 1-1 वर्ष के 3 सेवा विस्तार दिए जा सकेंगे। किसी भी स्थिति में इनका कुल कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगा। तो अब 5 वर्ष से कम नहीं हो सकेगा, ना ही ज़्यादा होगा। अब हमारा यहाँ पे मिसाइल के बारे में दिया हुआ है। तो मिसाइल के बारे में हम देखते हैं कौन कौन मिसाइल है। 1 मिनट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है सतह से आकाश में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल। सतह से आकाश में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का परीक्षण। यह जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने सतह से आकाश में मार करने वाली एक नई वर्टिकल लॉन्च मिसाइल विकसित की है। नौसेना के लिए विशेष उपयोगी और विकसित की गई है। इस वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर। देख सकते हैं इसका शॉर्ट नाम क्या है? BL सार्शम। BL सार्शम। एक परीक्षण
उड़ीसा के यह परीक्षण जो है उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR पर 7 दिसंबर 2021 को किया गया है। नौसेना युद्धपोतों के लिए तैयार किया गया एयर डिफेंस सिस्टम 15 किलोमीटर की दूरी का लक्ष्य भेद सकता है। इसका डिस्टेंस कितना भेदने का है? 15 किलोमीटर का। और इसका पहला परीक्षण 22 फरवरी 2021 को किया गया था। 7 दिसंबर का परीक्षण इसका पुष्टिकरण परीक्षण था। इस थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि पढ़ने में समझने में आसानी हो जाएगा। इस परीक्षण की सफलता के लिए DRDO भारतीय नौसेना व उद्योग को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह प्रणाली हवाई सतहों के विरुद्ध भारतीय नौसेना की रक्षा क्षमता और में वृद्धि करेगी। तो ये हम समझे। अब है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का सफल परीक्षण। कौन सा मिसाइल? ब्रह्मोस मिसाइल। तो यह जो है रूस के सहयोग से भारत में बनाई जा रही है क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के विभिन्न संस्करणों के परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा अब किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में इस मिसाइल के वायु संस्करण का परीक्षण 8 दिसंबर 2021 को किया गया। उड़ीसा के तट के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से यह परीक्षण सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से किया गया है। किसे किया गया है? सुखोई 30 MKI से किया गया है इसका परीक्षण। ब्रह्मोस के वायु संस्करण का इससे पूर्व एक परीक्षण जुलाई 2021 में किया गया था और इस मिसाइल के एंटीशिप संस्करण के परीक्षण भी पहले किए जा चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी जिसका नाम है INS बेला, जो नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जिसका नाम है INS बेला। देखते हैं। यदि यह है कि देश की नौसेना की शक्ति में वृद्धि के लिए एक और कदम के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी के स्वदेश निर्मित एक अन्य पनडुब्बी INS बेला को भारतीय नौसेना में 25 नवंबर 2021 को शामिल किया गया है और स्कॉर्पियन श्रेणी की इस पनडुब्बी का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में MDL कहते हैं, द्वारा परियोजना 75 के तहत किया गया। इस श्रेणी की 6 पनडुब्बियों को भारत में ही निर्माण के लिए फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी DCNS के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर अक्टूबर 2005 में संपन्न हुए थे। इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवरी थी। पहली पनडुब्बी इस श्रेणी की कौन थी? INS कलवरी थी, जिसे 14 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया था। उसके बाद खंडेरी इस श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी थी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 सितंबर 2019 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में इसे नौसेना में कमीशन प्रदान किया था। वही तीसरा स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी INS करंज थी, जिसे 10 मार्च 2021 को नौसेना में शामिल किया गया था। और ये चौथी कौन सी है? तो चौथी का नाम है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जिसका नाम है INS बेला। और मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर पनडुब्बी INS बेला, देख सकते हैं इसका डायग्राम INS बेला का। इस श्रेणी की चौथी पनडुब्बी INS बेला है, जिसका जलावतरण 6 मई 2019 को किया गया था। 2 वर्ष से अधिक समय तक समुद्री परीक्षण के पश्चात 25 नवंबर 2021 को इसे नौसेना में शामिल किया गया। कब किया गया? 25 नवंबर 2021 को। इस श्रेणी के 2 अन्य पनडुब्बी वागीर और वागसीर और हैं, जो मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड में ही हैं। निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। बागीर का जलावतरण 12 नवंबर 2020 को किया गया था। यह 2022 में नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है। कौन? बागीर को। और नवनिर्मित पनडुब्बी जो बेला का है, नामकरण हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली के नाम पर किया गया है। अब नेक्स्ट है, रांची में भगवान बिरसा मुंडा का स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आदिवासियों के उगलूगान यानी क्रांति के प्रणेता जो बिरसा मुंडा ने रांची में जिस जेल में अपने प्राण त्यागे थे, वहां बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान संग्रहालय की स्थापना केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से की गई है, जिसमें 142 करोड़ की लागत से निर्मित इस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा की जयंती पर ऑनलाइन किया है। ठीक है, तो बस इसके बारे में इतना ही जानना था।
और एक बार यहाँ देख लेते हैं, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा 25 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री राम सुतार के निर्देशन में हुआ है। इसे समझ गए होंगे। अब है राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या अब 30 कर दी गई है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? गोवा में। तो भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आईफा गोवा में 20 से 28 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ, जो पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष यह महोत्सव हाइब्रिड तरीके से संपन्न हुआ। इसके कुछ कार्यक्रम व्यक्तिगत उपस्थितियों में हुई, जबकि अनेक कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से आयोजित हुई है। अब देखते हैं, और इसका भव्य उद्घाटन पणजी स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में देश विदेश के फिल्म जगत के बड़ी हस्तियों की उपस्थिति में यह संपन्न हुआ। और साथ ही गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री L मुरुगन उपस्थित जनों में शामिल थे। जो ब्रिक्स देशों का फिल्म महोत्सव का आयोजन भी 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ ही हुआ। किसका? ब्रिक्स देशों का फिल्म महोत्सव का आयोजन भी 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ ही हुआ, और इसमें ब्रिक्स देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। ब्रिक्स देशों में भारत के अतिरिक्त 4 अन्य देश ब्राजील, रूस, चीन व दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यह देश ही 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की फोकस देश रहे हैं। कौन? यही 4 देश जो हैं ब्रिक्स देश, वही। अब है 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पुरस्कार। इसे देखते हैं, यहाँ पे छोटा करते हैं तब पढ़ पाएंगे। देख सकते हैं, दिया हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है रिंग वांडरिंग को। स्वर्ण मयूर मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म रिंग वांडरिंग, जिसके निर्देशक थे मसाकाजु कानेको, ने दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सेविंग वन हु वाज हेड के निर्देशन हेतु वकाइलाइव कंद्राइका को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जितेंद्र जोशी, जो मराठी फिल्म गोदावरी में भूमिका हेतु दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंजेलो मोलिना, जो स्पेनिश फिल्म शॉर्लेट में भूमिका हेतु दिया गया। जूरी के विशेष पुरस्कार निखिल महाजन के निर्देशक फिल्म गोदावरी भारत व अभिनेत्री रेनाटा कॉर्भोलो, जो ब्राजीली फिल्म द फर्स्ट फालन के लिए दिया गया। वहीं किसी निर्देश की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जौहरी को दिया गया है, जिसके निर्देशक थे मारी अल्सांद्रो मिनी। और यूनेस्को गांधी पदक मोहम्मद सालेह हारून की फिल्म लुगनई द सैक्रेड बाउंडर्स को दिया गया। जूरी का विशेष उल्लेख रूसी फिल्म द ड्रोम, जिसके निर्देशक रोमन बस्यानाव थे, उनको दिया गया। सिनेमा में जीवन पर्याप्त योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार। तो ये उसके बाद दिया हुआ, देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यानी कि बेस्ट डिबेट फिल्म ऑफ डायरेक्टर दिया गया है जौहरी को, जिसके निर्देशक मारी अल्सांद्रोनी थे। उसके बाद यूनेस्को गांधी पदक मोहम्मद सालेह हारून की फिल्म लिंगुई द सैक्रेड बाउंडर्स को दिया गया। जूरी का विशेष उल्लेख रूसी फिल्म द ड्रोम, जिसके निर्देशक रोमन बस्यानाव हैं, उन्हें दिया गया। सिनेमा में जीवन पर्याप्त योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है हंगेरियन निर्देशक स्तावन स्वांजवे व अमेरिकी निर्माता निर्देशक मार्टिन स्कोरेसेस को। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। ब्रिक्स फिल्मोत्सव के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है बराकत। निर्देशक हैं एमी जेफ्टा, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, और द सन अबव मी नेवर सेंटर्स, जिसके निर्देशक ल्यूवोव बोरिशोवा, जो रूस के हैं। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
लूसिया मराठ फिल्म आना ब्राजील को पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिस फिल्म के असुरन फिल्म है और यह भारत का है, इसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार लारा बोल्डोरोनी फिल्म है इनका ऑन व्हील्स ब्राजील का ने दिया गया है। अब दिया है कि इस महोत्सव उद्घाटन फिल्म थी, जबकि जेन कैंपियन द्वारा निर्देशित द पावर ऑफ द डॉग मिड फेस्ट फिल्म तथा असगर फरहांदी द्वारा निर्देशित ए हीरो महोत्सव की समापन फिल्म थी। 9 दिन पहले इस महोत्सव में 148 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सहित 73 देशों की 300 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। बस इतना ही काफ़ी है इसके बारे में जानने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार ग्रहण करती है हुई हेमा मालिनी को दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो था 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। साथ ही ब्रिक्स फिल्म महोत्सव के पुरस्कार में भी समापन समारोह दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर जापान के मासाकांजू कानेको द्वारा निर्देशित फिल्म रिंग वाउंडरिंग के लिए दिया गया। स्वर्ण मयूर के साथ 40 लाख रुपए की राशि का पुरस्कार के तहत निर्माता के और निर्देशक के समान रूप से विभाजित की गई। जैक गणराज की फिल्म सेविंग वन हु वॉज डेड के निर्देशन के लिए चेक निर्देशक वाक्लाइव कंद्राइंका को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार रजत मयूर, जिसमें 15 लाख रुपए के साथ दिया गया। फिल्म गोदावरी में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जितेंद्र जोशी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रजत मयूर स्पेन की फिल्म शार्लोटी में भूमिका के लिए एंजेलो मोलिना को दिया गया। रजत कपूर के साथ क्रमशः 10 लाख की राशियों को इन पुरस्कार उन्हें दी गई। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बॉक्स दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक हम पढ़े हैं सभी का तिथिवार संक्षिप्त घटनाक्रम दिया हुआ है, इसे देखते हैं। तो ये सबसे पहले नवंबर 2021 का है। तो भारत के 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। रांची में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मन्नू भंडारी का निधन हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे का निधन हो गया। शिक्षा के लिए समर्पित संस्था प्रथम को वर्ष 2021 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कारों में इंदौर को स्वच्छतम शहर और छत्तीसगढ़ को स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार दिया गया। राजस्थान मंत्री परिषद में 15 नए मंत्री परिषद शामिल किए गए हैं। राजस्थान के मंत्री परिषद में 15 नए मंत्री परिषद शामिल किए गए हैं, टोटल ऑफ 30 हो गए हैं। भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ गोवा में हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि मार्च 2022 तक बढ़ाई गई है। स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी INS बेला नौसेना में शामिल किया गया। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया। नई दिल्ली में 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन कहाँ? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन गोवा में हुआ है। विवादित कृषि कानूनों को वापसी हेतु विधायक लोकसभा व राज्यसभा में पारित हो गया है। उसके बाद एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और 2021-22 की दूसरी तिमाही Q2 जो जुलाई सितंबर 2021 में GDP वृद्धि 8.4% CSO का आंकलन है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आप दिसंबर 2021 का है। दिसंबर 2021 में है भारत की एथलीट अंजू बाबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलीट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। प्रसिद्ध टीवी पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया। असमी साहित्यकार नीलमणि कुफन और कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोउंजो को क्रमशः 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सतह से आकाश में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का चांदीपुर में सफल परीक्षण किया गया।
ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अवधि मार्च 2024 तक बढ़ाने पर सरकार का निर्णय। केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी 12 अन्य सैन्यकर्मियों का निधन हो गया। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गया। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुआ है। सीबीआई व ईडी निदेशक के कार्यकाल में वृद्धि संबंधी दोनों संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित हो गई। लोकसभा में पहले पारित किया गया था, जिसका कार्यकाल अब कितने साल का होगा? 5 वर्ष का कर दिया गया है। तो ये हमने देखा। अब है संक्षिप्त में यहाँ पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर व भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुआ है। ये देखी लिए हैं शॉर्ट में। तो मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय ने इंदौर भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है। इसकी औपचारिक अधिसूचना 9 दिसंबर 2021 को जारी की गई। इस नई व्यवस्था के तहत लाए गए इस राज्य में के यह दोनों पहले जिले हैं जिससे पूर्व देश में 71 जिलों में पुलिस प्रशासन में कमिश्नर की व्यवस्था है। इस प्रणाली के तहत अनेक मामलों में पुलिस को अतिरिक्त अधिकार प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम हमारे यहाँ समाप्त हो गया। अब है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम देखते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि भारत रूस शिखर वार्ता हेतु रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत की यात्रा हुई है। तो इसमें जो भी बैठक हुआ है इससे संबंधित है। सबसे पहले तो भारत के साथ 21वीं वार्षिक द्विपक्षीय शिखर वार्ता के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंचे। दोनों देशों के बीच ऐसी पिछली 20वीं शिखर वार्ता 2019 में संपन्न हुई थी, जिसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्को गए थे। कोरोना महामारी के चलते ऐसी वार्ता नहीं हो सकी थी। 6 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी के बीच शिखर वार्ता से पूर्व दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्रिपरिषदीय वार्ता में संपन्न हुई। 2+2 वार्ता के तहत दोनों देश में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री आमने सामने की वार्ता करते हैं। भारत अभी तक अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही 2+2 वार्ता करता रहा। भारत के साथ इस तरह की वार्ता करने वाला रूस चौथा देश है। तो बस यही इसमें इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और 6 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन कुछ ही घंटों में नई दिल्ली प्रवास के दौरान पहले भारत व रूस के रक्षा मंत्रियों श्री राजनाथ सिंह, सर्गेई शोइगु तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर, सर्गेई लावरोव के बीच अलग अलग तथा बाद में 2+2 व्यवस्था के तहत संयुक्त बैठक हुई। दोनों देशों के बीच सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग क्षेत्र में भारत रूस अंतर सहकारी आयोग की बैठक के साथ भी संपन्न हुई। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, इस्पात, जहाजरानी, कोयला, पेट्रोलियम, कोविड सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 28 समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? 28 पर, जिनमें 9 समझौता ज्ञापनों पर दोनों सरकारों की ओर से हस्ताक्षर जहां किए गए, वहीं शेष पर वाणिज्य एवं अन्य स्तरों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें एक समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक सहयोग 2021 से 10 वर्ष और आगे 2031 तक बढ़ाने से संबंधित था। एक अन्य समझौते के तहत अमेठी में कोरबा में 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण भारत और रूस के संयुक्त साझेदारी से किया जाएगा। तो इसमें एक ये भी इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं। तो ये वार्ता भारत और रूस के बीच 2+2 वार्ता देखें। अब है कि रक्षा सहयोग बढ़ाने को भारत फ्रांस की रणनीति वार्ता में सहमति। तो फ्रांस के साथ 35वीं वार्षिक राजनीतिक वार्ता नवंबर 2021 में पेरिस में संपन्न हुई। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल और फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के राष्ट्रपति कूटनीति सलाहकार एमुअल बोन ने किया। द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ आतंकी खतरों और अंतर्राष्ट्रीय हितों के कई अन्य मुद्दों पर चर्चा इस वार्ता में हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को अपना अहम सहयोगी
फ्रांस ने इस वार्ता में बताया था। इस क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया। सुरक्षा की वैश्विक स्थिति पर चर्चा वार्ता में की गई तथा वैश्विक स्तर पर साथ मिलकर आगे चलने को सहमति दोनों पक्षों में रही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद व अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों पर सहयोग जारी रखने के लिए दोनों पक्ष सहमत रहे। देख सकते हैं पेरिस में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी हैं साथ में। तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। दिया हुआ है कि आपसी राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए गुप्त सूचनाओं साझा करने, आपसी क्षमता का विस्तार करने, सैन्य अभ्यास का दायरा बढ़ाने तथा अंतरिक्ष, नौवाहन, साइबर क्षेत्र में नई पहल के जरिए सुरक्षा साझेदारी मजबूत करने को सहमति राजनीतिक वार्ता रही। फ्रांस को दरकिनार करते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के नए त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन ऑकस की घोषणा के बाद फ्रांस नाराज था। ऐसे हिंद प्रशांत भारत के साथ सहयोग बढ़ाने में फ्रांस की विशेष रुचि में खास तौर से वृद्धि हुई। तो इसमें ऑकस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह त्रिपक्षीय सैन्य व्यवस्था ऑकस। पेरिस प्रवास के दौरान राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने फ्रांस के विदेश मंत्री जोआ एक्सली द्राया व रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ भी अलग अलग वार्ताएं की। आत्मनिर्भर भारत, देश में रक्षा औद्योगिकरण, संयुक्त शोध एवं तकनीकी विकास आदि मुद्दों पर भारत के साथ पूर्ण सहयोग की प्रतिबद्धता फ्रांसीसी नेताओं ने इन वार्ताओं में व्यक्त की। अब नेक्स्ट है अफगानिस्तान पर 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद। तो अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी व तालिबान के हाथ में सत्ता आने के बाद की स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों, उनके समाधान पर चर्चा के लिए इस क्षेत्र में 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सम्मेलन 10 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में संपन्न इस सम्मेलन को दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद नाम दिया गया। अब है अमेरिकी व चीन शिखर वार्ता ऑनलाइन संपन्न हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच जो शिखर वार्ता हुआ है वो ऑनलाइन तरीके से हुआ है। तो अमेरिका और चीन राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता जो 15 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ वो ऑनलाइन ही संपन्न। यह वार्ता जो वार्डन के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात चीनी राष्ट्रपति के साथ पहली ही आमने सामने की शिखर वार्ता थी। उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, तिब्बत, हांगकांग। तो यहाँ हांगकांग हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति के अतिरिक्त कोविड-19 महामारी, वैश्विक ऊर्जा, बाजार व्यापार एवं सैन्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा 3 घंटे से अधिक समय तक चली। और इस वार्ता में हुई वापसी मतभेदों के चलते इन मुद्दों पर कभी गर्मी तो कभी नरमी का माहौल वार्ता में बना तथा अनसुलझे मुद्दों पर सहमति वार्ता में नहीं बन सकी। चीन अमेरिकन के संबंधों को सुधारने, सर्वसम्पत्ति के साथ साथ काम करने, एक दूसरे का सम्मान करने तथा शांति के साथ सह-अस्तित्व बनाने की इच्छा दोनों पक्षों ने यद्यपि व्यक्त की, तथापि विवादित मुद्दों पर विवाद की स्थिति बनी रही। हिंद प्रशांत क्षेत्र के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कहा है कि इस मामले में चीन की मनमानी नहीं चलेगी। अमेरिका इस क्षेत्र के मामले में अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटेगा। मानवाधिकार के हनन पर जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति को आड़े हाथ लिया। इन मामलों में चीनी राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा है कि आपसी संवाद के आधार पर चीन मानवाधिकारों पर संवाद के लिए तैयार है, किंतु दूसरे देशों के अतिरिक्त मामलों में दखल देने के लिए मानवाधिकारों के इस्तेमाल का वह विरोध करते हैं। दोनों राष्ट्रपति के बीच 3 घंटे अधिक चली वार्ता के पश्चात कोई साझा बयान जारी नहीं किया गया। तथापि संयुक्त पत्रकार वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन और अमेरिका के नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपसी प्रतिस्पर्धा टकराव में न बदले। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें इसे आवश्यक बताया। अब है भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अमेरिका भी शामिल है। तो इसे देखते हैं। तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व में 2015 में गठित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे शॉर्ट में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, अमेरिका में 101वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। कौन? अमेरिका।
अमेरिका 101वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। इसके संबंधित फ्रेमवर्क समझौते पर अमेरिका ने नवंबर 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन में हस्ताक्षर किए। जलवायु के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति विशेष दूत जॉन कैरी ने ग्लासगो में 10 नवंबर 2021 को समझौता में शामिल होने के लिए औपचारिक हस्ताक्षर किए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस गठबंधन की शुरुआत वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांद ने की। फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए अमेरिकी दूत जॉन कैरी ने आशा व्यक्त की यह गठबंधन विश्व को ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत प्रदान करने को प्रेरित करेगा। तो ये किसके बीच, भारत और अमेरिका का ये अमेरिका जो है वो शामिल हुआ है सौर गठबंधन वाला में। 101वां सदस्य देश बना है अमेरिका। अब है मिसाइल परीक्षण के तहत रूस ने अंतरिक्ष में अपना एक ही पुराना उपग्रह नष्ट किया। कौन सा उपग्रह नष्ट किया देखते हैं। तो रूस ने अंतरिक्ष में स्थित अपने एक ही पुराने निष्क्रिय उपग्रह कॉस्मोस 1408 को 15 नवंबर 2021 को एक मिसाइल परीक्षण के तहत नष्ट कर दिया। कॉस्मोस 1408 को मिसाइल के प्रहार से लक्षित उपग्रह विखंडित हो गया और इसका मालवा अंतरिक्ष में ही फैल गया। अमेरिका ने इस परीक्षण को खतरनाक व गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इसके लिए रूस की निंदा की। अमेरिका ने कहा है कि इस परीक्षण ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन खतरे में डाल दिया और अंतरिक्ष स्टेशन पर विद्यमान 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने मलबे के पास से गुजरते समय स्टेशन के कैप्सूल में शरण ले ली थी। अब है सैन्य शासन के अधीन म्यांमार में अपदस्थ स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को 4 वर्ष के कारावास की सजा। तो आंग सान सू की को 4 वर्ष की कारावास, ये जो है म्यांमार की सेना द्वारा फरवरी 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के साथ ही अपदस्थ की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की के विरुद्ध कई आपराधिक मामले सैन्य सरकार द्वारा दर्ज किए गए। इनके इस एक मामले में 4 वर्ष की कारावास की सजा राजधानी की एक विशेष अदालत ने 6 दिसंबर 2021 को उन्हें सुनाई है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 76 वर्षीय आंग सान सू की यह सजा लोगों को उकसाने तथा कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों को उल्लंघन करने की दोषी पाए जाने के लिए अदालत ने सुनाई है। उसके बाद सैन्य सरकार ने बाद में उनकी इस सजा को घटाकर आधा कर दिया। सुश्री सूकी के विरुद्ध दर्ज अन्य मामलों में से एक अन्य मामला फैसला दिसंबर 2021 में की जाने की संभावना है। ज्ञातव्य है कि आंग सान सू की पार्टी नेशनल लिंक फॉर डेमोक्रेसी म्यांमार में 2020 में संपन्न चुनाव में भारी बहुमत प्राप्त कर सत्ता में आई थी और उस सरकार में स्टेट काउंसलर का पद उन्होंने संभाला था। नवंबर 2020 में वहां संपन्न नए चुनावों में उनकी पार्टी बहुमत प्राप्त हुआ था, किंतु सरकार के गठन से पहले ही सेना ने तख्ता पलट कर सत्ता पर कब्जा कर 1 फरवरी 2021 को कर लिया था। तो अब इसे पढ़ने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसे देख लेते हैं। तिथिवार संक्षिप्त है, इसे पढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, अब सही है, नवंबर और दिसंबर 2 माह का है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य ऑनलाइन वार्ता हुई, जिसमें मिसाइल परीक्षण के तहत रूस ने अपने एक पुराने उपग्रह को निशाना बनाया। भारत के सौरव गांगुली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष बनाए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नासेर अल रईदी इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने। वेलिंज की सुंदरी डेस्टिनी वैगनर मिस अर्थ चुनी गई 2021 की। अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को 7वीं बार बैलन ड'ओर पुरस्कार। महिला फुटबॉलरों का यह पुरस्कार स्पेन के अलेक्सिका पुटेलॉस को मिला है। अब है दिसंबर का। नॉर्वे के कस्टन वर्नहोम व जमैका के इलेन थोप्सन हीरा क्रमशः पुरुषों व महिलाओं में वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किए गए। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने भारत के विरुद्ध टेस्ट मैच में भारत के सभी 10 विकेट लिए। ऐसी उपलब्धि वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने।
भारत रूस शिखर वार्ता हेतु रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंचे और म्यांमार के अध्यक्ष स्टेट काउंसलर को म्यांमार की एक अदालत ने 4 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। क्रोएशिया को फाइनल में हराकर रूस डेविस कप 2021 का विजेता बना। कौन? रूस। तो डेविस कप का विजेता कौन रहा? रूस रहा। और नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन लगातार 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। कौन? नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन। भारत की हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज मिला है। रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टैपेन फार्मूला 1 रेसो से 2021 के विश्व चैंपियंस बने हैं। कौन? रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टैपेन फार्मूला 1 रेसो के 2021 के विश्व चैंपियन बने हैं। अब है कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक। तो इसका जो कोरोना वायरस का ये जो वायरस का वेरिएंट है वो है B11529, जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। और यह नवंबर 2021 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सामने आया, जिसके पश्चात बोत्सवाना, ब्राज़ील, चीन, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कुछ अन्य यूरोपीय देशों के अतिरिक्त अमेरिका में भी इसमें मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन से जुड़े जोखिमों तथा इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में पूरी खोज तथापि अभी की जा रही है। तथापि आरंभिक तौर पर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह उस डेल्टा वेरिएंट है जिसने 2021 के प्रारंभ में कोरोना की दूसरी लहर में भारी तबाही मचाई थी, तुलना 6-7 गुना ज़्यादा तेजी से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस वेरिएंट ऑफ कर्सन अर्थात चिंताजनक वेरिएंट घोषित किया है। तो चिंताजनक वेरिएंट WHO ने किसको? ओमिक्रॉन को घोषित किया है। दिसंबर 2021 के मध्य ओमिक्रॉन के मामले लगभग 30 देशों तक पहुंच चुके थे। ब्रिटेन, अमेरिका में संक्रमित संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी, उसमें प्रतिदिन वृद्धि हो रही थी। भारत में सबसे पहले 2 मामले कर्नाटक में सामने आए थे। तो सबसे पहले ओमिक्रॉन का मामला कहाँ? भारत के राज्य कर्नाटक में आया था। और दिसंबर 2021 के मध्य 11 राज्यों में 83 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए, ज़्यादा उसमें कुछ जाना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रीड़ा जगत, कहें तो मतलब खेल जगत से जो भी है इसमें सारा दिया हुआ है, तो इसे देखते हैं। तो सबसे पहले नवंबर 2021 का खेल है, इसे देखते हैं। तो इसमें दिया है साओ पाइलो ब्राज़ील में ब्राज़ीली ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस। मर्सिडीज टीम ब्राज़ीली ग्रांड के लुइस हैमिल्टन ने प्रिक्स उल्टा पढ़ लिए। ब्राज़ीली ग्रांड प्रिक्स, यह जो है साओ पाउली ब्राज़ील के ब्राज़ीली ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस में मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने जीता है और रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टैपेन इसमें उपविजेता रहे हैं। तो ब्राज़ीली ग्रांड प्रिक्स जो कौन जीता है? लुइस हैमिल्टन जीता है और उपविजेता रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टैपेन रहे हैं। नेक्स्ट है WTA की वर्षात स्पर्धा WTA फाइनल्स। इसमें मैक्सिको में जापोपान में वीमेन टेनिस एसोसिएशन की वर्ष 2021 की अंतिम स्पर्धा WTA फाइनल एकल खिताब स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने फाइनल में एस्टोनिया की एनेट कोंटाबीट को हराकर जीता है। जबकि युगल खिताब के लिए बारबोरा क्रेजोसिकोवा व केटेरिन सिनियाकोवा को चेक गणराज्य की जोड़ी ने एलिस मार्टन्स बेल्जियम हसीवा शीवी जो चीनी ताइपे की जोड़ी को फाइनल में पराजित किया। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब सा है, आप इसे पढ़ लेंगे प्लीज़। अब है इंदिरा मैराथन दौड़ 2021। इसमें 36वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में सेना के धावकों का ही दबदबा रहा है। इसमें पहले 3 स्थान सेना धावकों ने प्राप्त किया है। पुरुष में सेना के हवलदार बेलियप्पा एबी और महिला वर्ग में गुजरात के पाटन निर्मा बेन ने इस मैराथन में पहले स्थान को प्राप्त किया है। तो पुरुष में बेलियप्पा एबी और महिला वर्ग में गुजरात के पाटन निर्मा बेन ने।
इंदिरा मैराथन दौड़ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है और दोनों ने पहली बार ही मैराथन दौड़ में भाग लिया था और 42.195 किलोमीटर की यह दौड़ पूरी करने में 2 घंटे 20 मिनट 53 सेकेंड कर्नाटक के बेलियप्पा कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं, जबकि गुजरात के निर्माबेन ने यह दौड़ 2 घंटे 50 मिनट 41 सेकेंड में पूरी की। 3 T20 मैचों की भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला में रांची में खेला गया कौन सा भारत न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला भारत की निर्णायक बढ़त। इसमें देखते हैं तो यह जो था T20 मैच भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला का रांची में खेला गया दूसरा मैच भारत ने 7 विकेट से जीता। इससे 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की निर्णायक बढ़त भारत ने बना ली। किसने बना ली? भारत ने। अब है ATP की वर्षात स्पर्धा ATP टूर्स फाइनल। इसमें इटली में टूरियन में ATP टूर्स फाइनल एकल खिताब के लिए फाइनल मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव व रूस के डेनियल मेदवेदेव के बीच हुआ, जिसमें ज्वेरेव विजेता रहे और ATP टूर्स फाइनल दूसरी बार उन्होंने जीता है। पुरुषों के इस सत्रांत टूर्नामेंट में युगल स्पर्धा में फाइनल मुकाबला पियरे ह्यूगोस हार्वर्ड व निकोलस माहूत की फ्रांसीसी जोड़ी तथा सेलिसबुरी ब्रिटेन के आर राम अमेरिका के बीच था। फ्रांसीसी जोड़ी इस खिताब के विजेता रहे। अब है ATP टूर्स फाइनल एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ATP का फुल फॉर्म है। सत्र का अंतिम टूर्नामेंट होता है और यह जो है प्रति वर्ष नवंबर माह में आयोजित होता है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ 8 खिलाड़ी ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के एकल स्पर्धा में भाग लेते हैं, जबकि युगल स्पर्धा में 8 जोड़ियों टूर्नामेंट में शामिल की जाती है। 2021 का उपयुक्त आयोजन एकल खिताब हेतु 52वां तथा युगल खिताब हेतु 47वां आयोजन था। नेक्स्ट देखते हैं और उसके बाद है कि भारत के दौरे पर ये है भारत न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला। इसमें दिया है कि भारत के दौरे पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जयपुर में पहले T20 मैच में 5 विकेट से पारित हुई और इससे 3 T20 मैच श्रृंखला में 1-0 की बढ़त भारतीय टीम ने बना ली। अब है पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर प्रयागराज में संपन्न ये इंदिरा मैराथन दौड़ हुआ था। तो इसे हम पढ़ ही चुके हैं, पीछे छूट गया था, इसे हम फिर से देख लिए। यहाँ देखते हैं अब है न्यूजीलैंड के विरुद्ध T20 श्रृंखला भारत ने 3-0 से जीती। कौन? न्यूजीलैंड के विरुद्ध T20 श्रृंखला भारत ने 3-0 से जीती है। इसमें भारत के दौरे पर न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम कोलकाता में तीसरे T20 मैच में 73 रनों से पराजित हुए, इससे 3 T20 मैचों में यह श्रृंखला भारत ने 3-0 से जीती। इस श्रृंखला में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। तो इस पूरे श्रृंखला में बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किस कप्तान को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है, तो रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अब नेक्स्ट है कि कतर ग्रांड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन के विजेता। ये जो कतर में लैसेल सर्किट पर संपन्न कतर ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस में मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन विजेता रहे हैं और रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टापन इसमें भी दूसरा स्थान रहा है। अब नेक्स्ट है T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तमिलनाडु ट्रॉफी पर कब्जा बरकरार रखा। ये देखते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट के घरेलू टूर्नामेंट 2021-22 सत्र की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए फाइनल मुकाबला तमिलनाडु कर्नाटक के बीच हुआ। नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए इस फाइनल में कर्नाटक की टीम को 4 विकेट से हराकर गत विजेता तमिलनाडु ने ही इस ट्रॉफी पर कब्जा बरकरार रखा। तमिलनाडु ने कुल मिलाकर तीसरी बार यह ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त की है और इस टूर्नामेंट में विजय शंकर तमिलनाडु टीम के मनीष पांडे कर्नाटक टीम के कप्तान थे। अब है भारत न्यूजीलैंड टेस्ट श्रृंखला। पहला टेस्ट अरनित श्रेयस अय्यर का पदार्पण टेस्ट में शतक।
तो भारत के दौरे पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का कानपुर में पहला टेस्ट मैच अनिर्णीत सप्ताह हुआ। इस मैच में भारतीय टीम का नेतृत्व अजिंक्य रहाणे ने किया था। भारत के युवा बल्लेबाज श्रेयांश अय्यर ने इस टेस्ट मैच से ही टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। अपने इस पदार्पण टेस्ट में ही पहली पारी में 105 रन की शतकीय पारी इन्होंने खेली। पदार्पण टेस्ट में शतक बनाने वाले यह 16वें भारतीय बल्लेबाज बन गए। कौन? श्रेयांश अय्यर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो श्रेयांश अय्यर जो है वो पहली पारी में 105 रन बनाने वाले 16वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 2024 से 31 के दौरान खेले जाने वाले आईसीसी टूर्नामेंट आगामी दिया हुआ है, इसे देखते हैं। तो वर्ष 2024 का टूर्नामेंट जो T20 विश्व कप होगा, ये अमेरिका व वेस्ट इंडीज जिसके मेजबान देश होंगे। 2025 जो फरवरी में स्टार्ट होगा, 2025 के फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी होगा, ये पाकिस्तान में इसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा चैंपियंस ट्रॉफी की। 2026 के फरवरी में T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा। 2027 में ODI विश्व कप, इसके मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामिबिया है। 2028 के T20 विश्व कप के मेजबानी देश ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। फिर 2029 के अक्टूबर माह में चैंपियंस ट्रॉफी खेले जाएंगे, जिसका मेजबानी करेगा भारत करेगा। उसके बाद है 2030 में T20 विश्व कप के मेजबान देश इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड होंगे। 2031 के अक्टूबर और नवंबर माह में ODI विश्व कप होगा, जिसमें भारत और बांग्लादेश इसके मेजबान देश होंगे तो मेजबान देश होंगे किसके? ODI विश्व कप के। अब है दिसंबर 2021 में, देखते हैं। दिसंबर 2021 में विश्व बैडमिंटन संघ 17 टूर्नामेंट वर्ल्ड टूर फाइनल में PV सिंधु उपविजेता। तो इंडोनेशिया में बाली में विश्व बैडमिंटन महासंघ के वर्ष 2021 अंतिम टूर्नामेंट वर्ल्ड टूर फाइनल पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः विक्टर एक्सेल्सन व ऑन्सी योंग ने जीती। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने फाइनल मुकाबले में थाईलैंड के कुनलावुत विदित शरण को हराकर पुरुषों का एकल खिताब जीता। वहीं महिलाओं का एकल खिताब के लिए भारत की PV सिंधु को फाइनल में दक्षिण कोरिया की आन सी योंग ने हराया। पुरुषों का युगल खिताब टाकुरो होकी युग्मो कोबाइसी की जापानी जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशिया खिलाड़ियों की जोड़ी को हराकर जीता। वही महिलाओं का युगल किम सोयोंग व कांग हियोंग की दक्षिण कोरिया की जोड़ी ने जापानी खिलाड़ियों की जोड़ी को फाइनल में हराकर जीता। इस टूर्नामेंट का मिश्रित युगल खिताब डेजापोल पुआवर नुकराहो सस्पेटी डेरात नाइचे की थाईलैंड जोड़ी ने जापानी खिलाड़ियों की जोड़ी को फाइनल में हराकर जीता है। अब है जेद्दाह में संपन्न सऊदी अरब ग्रांड प्रीमियर फार्मूला 1 रेस मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने जीती। सऊदी अरब के ग्रांड प्रिक्स हैमिल्टन इसके विजेता रहे हैं, जो फार्मूला 1 रेस के खिलाड़ी ड्राइवर है और लगातार तीसरी बार यह जीत दर्ज की है हैमिल्टन ने। उसके बाद है अपने अंकों की संख्या मैक्स वर्स्टापेन के अंकों के बराबर कर ली। इससे वर्ष 2021 की विश्व चैंपियनशिप का निर्णय अब 12 दिसंबर को होने वाली आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स के आधार पर हो सकेगा। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट श्रृंखला भारत ने 1-0 से जीती। तो देखते हैं, इसमें लिखा है कि मुंबई में भारत न्यूजीलैंड टेस्ट श्रृंखला का दूसरा टेस्ट भारत ने चौथे ही दिन 372 रनों से जीत लिया। रनों की दृष्टि से भारत की यह अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट विजय रही है। इसके साथ ही 2 टेस्ट मैचों की यह श्रृंखला भारत ने 1-0 से जीत ली। इस श्रृंखला में पहला टेस्ट कानपुर में अनिर्णीत रहा और इस श्रृंखला के इस दूसरे टेस्ट में विराट कोहली ही भारतीय टीम के कप्तान थे।
भारत के मयंक अग्रवाल को मुंबई टेस्ट में मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, जबकि रविचंद्रन अश्विनी मैन ऑफ द सीरीज घोषित किए गए। तो मैन ऑफ द सीरीज किसको घोषित किया गया है? रविचंद्रन अश्विन मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। अब न्यूजीलैंड के एजाज पटेल एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। कौन? एजाज पटेल। तो न्यूजीलैंड भारत के बीच मुंबई में खेले गए उपयुक्त टेस्ट मैच में पहली पारी में भारत के सभी 10 विकेट लेकर न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास दोहराया। मुंबई में जन्मे, इनके जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में। एजाज का जो 3 से 4 दिसंबर 2021 को कुल 47.5 ओवर गेंदबाजी करके भारतीय टीम के सभी 10 खिलाड़ियों के विकेट लिए, ऐसी उपलब्धि वाले यह इंग्लैंड के जिम लेकर व भारत के अनिल कुंबले के बाद विश्व के तीसरे गेंदबाज हो गए हैं। एजाज पटेल और इंग्लैंड के जिम लेकर 1956 में मैनचेस्टर में ऑस्ट्रेलिया की टीम के सभी 10 विकेट 53 रन देकर लिए थे, जबकि अनिल कुंबले ने दिल्ली में 1999 में पाकिस्तान टीम के सभी 10 विकेट 26.3 ओवर में 74 रन देकर प्राप्त किए थे। न्यूजीलैंड के एजाज ने 47.5 ओवर में भारतीय टीम के सभी 10 विकेट 111 रन देकर लिए थे। उनके इन 47.5 ओवर में 12 ओवर मेडन रहे। अब है यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेविस कप के विजेता कौन रहे? रूस। तो टेनिस में पुरुषों की टीम चैंपियनशिप वर्ष 2021 में डेविस कप के लिए फाइनल मुकाबला रूस और क्रोएशिया के बीच हुआ। ये रूस और क्रोएशिया के बीच हुआ, जिसमें मैड्रिड में खेले गए इस मुकाबले में क्रोएशिया को 2-0 से हराकर रूस ने यह प्रतिष्ठित कप जीतने में सफलता प्राप्त की। तो डेविस कप किसने जीता है? रूस ने। इस खिताबी विजय के लिए रूस के आंद्रे रूबलेव व डेनियल मेदवेदेव ने अपने एकल मुकाबले जीती। 2-0 की बढ़त के पश्चात तीसरे युगल मुकाबले की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पुरुषों के टेनिस चैंपियनशिप में यह कप तीसरी बार रूस ने जीता। इससे पूर्व 2002-2006 में रूस इसका विजेता रहा और एक माह पूर्व नवंबर 2021 में महिलाओं की टीम चैंपियनशिप का विली जीन किंग कप टूर्नामेंट भी जीता था। डेविस कप के साथ रूसी खिलाड़ी, देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम दिखा रहा है। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष 2020 में इस टूर्नामेंट का फाइनल नहीं खेला जा सका था। अब है ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलियाई इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने चौथे ही दिन 9 विकेट से जीतने में सफलता प्राप्त की। एशेज श्रृंखला का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। पहला 9 विकेट जीतने की सफलता प्राप्त की। इससे 5 टेस्ट मैचों में इस श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ऑस्ट्रेलिया ने बना ली। नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन, जो 2013 से ही फिडे विश्व, यहाँ पे ये दूसरा है, मैग्नस कार्लसन लगातार 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने। कौन? मैग्नसन कार्लसन। तो नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन वर्ष 2013 के फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप हैं ने संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में खेले गए मुकाबले में रूसी चैलेंजर इयान नेपोनियानजी को 7.5 से 3.5 के अंतर से हराकर अपना यह खिताब बरकरार रखा। मैग्नसन कार्लसन लगातार 5वीं बार ये जीते हैं और 31 वर्षीय कार्लसन का यह लगातार 5वां विश्व खिताब था तथा खिताबी मुकाबले में 4 अंकों का अंतर से जीत पिछले 100 वर्ष में सबसे बड़ी जीत है। इस खिताबी विजय के लिए 12 लाख यूरो कार्लसन को प्रदान किए गए हैं, जबकि उपविजेता नेपोनियानची को 8 लाख यूरो मिले हैं। अब है भारतीय नौका चालक अर्जुन लाल। तो एशियाई नौकायान चैंपियनशिप पुरुषों की एकल स्कल्स स्पर्धा में भारत का स्वर्ण पदक। तो नौका चालक अर्जुन लाल रवि की जोड़ी ने बैंकॉक में एशियाई नौकायान चैंपियनशिप में पुरुष युगल स्कल्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है। यहाँ इसमें दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टापेन फार्मूला 1 रेसों के वर्ष 2021 के विश्व चैंपियनशिप
रेडबुल टीम के बेल्जियम मूल के नीदरलैंड के चालक मैक्स वर्स्टापेन वर्ष 2021 के अंतिम आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स जीतकर इस वर्ष के फार्मूला 1 रेसों के विश्व चैंपियनशिप बने और 2021 के सभी 22 फार्मूला 1 रेसों में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर रेडबुल टीम वर्स्टापेन के मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन को दूसरे स्थान पर छोड़ते हुए फार्मूला 1 रेसों की विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स से यह पहले संपन्न 21 रेसों के पश्चात लुइस हैमिल्टन व वर्स्टापेन अंक के बराबर थे और इस वर्ष अंतिम रेस आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स थी, जिसमें विजयी रहकर वर्स्टापेन ने ग्रांड प्रिक्स कुल अंकों के मामले में हैमिल्टन को पीछे छोड़कर चैंपियनशिप अपने नाम की। अब है वेस्टइंडीज के विरुद्ध T20 श्रृंखला पाकिस्तान ने 3-0 से जीती। किसने? पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान के दौरे पर वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम कराची में तीसरे T20 मैच के पराजित हुए। इससे 3 T20 मैचों में यह श्रृंखला पाकिस्तान ने 3-0 से जीती। कराची में इस श्रृंखला के पहले दोनों मैच भी पाकिस्तान ने ही जीते थे। अब है नेक्स्ट पाकिस्तान वेस्टइंडीज ODI श्रृंखला स्थगित। तो यह जो है पाकिस्तान के उपयुक्त दौरे पर 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला भी वेस्टइंडीज की टीम को 18 से 22 दिसंबर 2021 के दौरान खेलने थे, किंतु वेस्टइंडीज टीम के सदस्यों व सहायक स्टाफ 9 सदस्यों में कोरोना पॉजिटिव हो जाने पर श्रृंखला स्थगित कर दी गई। ODI श्रृंखला अब जून 2022 में खेलने के लिए सहमति दोनों देशों के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समसामयिकी महत्वपूर्ण तथ्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार हम पढ़ते हैं। ये छोटा सा दिख रहा होगा, इसे आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो मैं पढ़ूंगी, बस आप लोग सुन सकते हैं। दिया है कि कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की किस महिला प्रोफेसर को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2021 से 10 दिसंबर 2021 को सम्मानित किया गया है। तो रामानुजन पुरस्कार दिया गया है नीना गुप्ता को। किसे? नीना गुप्ता को। नेक्स्ट है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की विभिन्न इकाइयों द्वारा विकसित पिनाक रॉकेट लॉन्चर के किस नए स्वरूप के सफल परीक्षण सेना ने जैसलमेर के पोखरण रेंज में 11 दिसंबर 2021 को किया। तो यह पिनाक एक्सटेंडेड रेंज से किया है। पिनाक एक्सटेंडेड रेंज। इजराइल में आयोजित 70वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 12 दिसंबर 2021 को किस सुंदरी मिस यूनिवर्स बनाया गया? तो हरनाज संधू को, जो भारत की है। ट्विटर के CEO के पद पे भारतीय नियुक्ति की घोषणा 30 नवंबर 2021 को की गई थी। तो पराग अग्रवाल बने हैं। भारत की किस महिला एथलीट को वर्ल्ड एथलीट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजू बाबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलीट वुमन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड नॉर्वे के किस एथलीट को 1 दिसंबर 2021 को प्रदान किया गया? कार्स्टेन वरहोल्म्स को। उसके बाद है भारत के किस महिला एथलीट ने मनमा बहरीन में एशिया यूथ पैरालंपिक खेल में भारत के लिए पहला पदक शॉट पुट F20 कैटेगरी 3 दिसंबर 2021 को प्राप्त किया है? तो अनन्या बंसल ने जीता है। उसके बाद है उसके बाद है जापान का कौन सा पूंजीपति अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 12 दिन के प्रवास के लिए 8 दिसंबर 2021 को पहुंचा? तो इसका नाम है युसाकू मियाजावा। रिसर्च सेंटर इमरात हैदराबाद द्वारा विकसित किस हेलीकॉप्टर मिसाइल की DRDO द्वारा वायुसेना ने मिलकर ज्वाइंट फ्लाइट पारी? एक मिनट, हाँ ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे थे। तो रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा विकसित किस हेलीकॉप्टर मिसाइल का
डीआरडीओ तथा वायुसेना ने मिलकर फ्लाइट परीक्षण 11 दिसंबर 2021 को किया है। तो संत का फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, यह एक मिसाइल है। संयुक्त अरब अमीरात किस विवादास्पद अधिकारी को 25 नवंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल का प्रमुख निर्वाचित किया गया है? तो नासेर अल रईसी को। भारत के किस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित किए गए हैं? तो बिमल पटेल को। अमेरिका के किस व्यक्ति को भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नवंबर 2021 में नियुक्त किया गया है? सोम्बी शार्प को अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नवंबर 2021 में नियुक्त किया गया है। उसके बाद है शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किस गैर लाभकारी संस्था को प्रदान किया गया है? तो प्रथम को। भारत व फ्रांस के सेनाओं का संयुक्त अभ्यास नवंबर 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ? तो एक्स शक्ति के नाम से। भारत, मालदीव, श्रीलंका एवं नौसैनिक अभ्यास नवंबर 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ? तो दोस्ती। महिला की टेनिस फाइनल प्रतियोगिता में 17 नवंबर 2021 को कौन विजेता रहा? गार्बिन मुगुरुजा स्पेन के। उसके बाद है पुरुषों के एटीपी टूर्स फाइनल टेनिस प्रतियोगिता किसने नवंबर 2021 में जीता? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। 21 नवंबर 2021 को वेलीज की किस सुंदरी को मिस अर्थ 2021 चुना गया? डेस्टिनी वैगनर को। फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला फुटबॉल खिलाड़ी का बैलन डी ओर पुरस्कार नवंबर 2021 में लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के हैं और एलेक्सा पुटेलास स्पेन को दिया गया। अमेरिका के नासा द्वारा नवंबर 2021 में एस्टेरॉयड की दिशा परिवर्तन के लिए किस परीक्षण का प्रारंभ किया गया? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट टेस्टेड का डर्ट, जिसको डर्ट कहते हैं शॉर्ट में, डॉट प्रारंभ किया गया। अब है भारतीय नौसेना के नौसेना अध्यक्ष 30 नवंबर 2021 को कौन बने? तो राधा कृष्ण हरि कुमार। न्यूजीलैंड के भारत में जन्मे किस क्रिकेट खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट टीम के 10 विकेट में मुंबई में 3-4 दिसंबर 2021 को खेले गए टेस्ट मैच की एक पारी को लेकर अनिल कुंबले व इंग्लैंड के जिम लेकर रिकॉर्ड की बराबरी की? तो एजाज पटेल। उसके बाद है गोवा में नवंबर 2021 में आयोजित 52वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री व फिल्म गीतकार को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर 2021 को किस वार्ता में भाग लेने भारत आए? तो 21वीं भारत रूस शिखर बैठक में। बंगाल की खाड़ी में कौन सा समुद्री चक्रवात दिसंबर 2022 में प्रथम सप्ताह में आया था? तो जवाद आया था। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। यह एक चक्रवात है। दिसंबर 2022 में कौन सा खिलाड़ी 72वां ग्रैंड मास्टर बना? तो मित्रावा गुआ 72वां ग्रैंड मास्टर बना है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 7 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने रेडियो वेव के स्थान पर लेजर के द्वारा अंतरिक्ष से पृथ्वी और पृथ्वी से अंतरिक्ष में सूचनाएं भेजने व प्राप्त करने के लिए लेजर कम्युनिकेशन रिले डॉक्यूमेंटेशन मिशन को 7 दिसंबर 2021 को प्रारंभ किया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के किस प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अन्य अधिकारियों के साथ निधन हो गया? तो बिपिन रावत। 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के नए चांसलर एंजेला मार्कल के स्थान पर कौन बने? तो ओलाफ सुल्ज एंजेला मार्कल का स्थान लिए हैं। अब है समसामयिकी वास्तुनिष्ठ प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, इसमें टोटल आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के। इसे करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा?
तो COP27 की मेजबानी करेगा मिस्र। कौन करेगा? मिस्र। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पार्टियों का सम्मेलन यूनिसेफ COP27 की मेजबानी वर्ष 2022 में की जाएगी और COP28 की मेजबानी जो 2023 में होगा वह संयुक्त अरब अमीरात में की जाएगी। अब है निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जो 15 नवंबर को मनाया गया, 15 नवंबर को। उसके बाद है अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किस सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से भी ज़्यादा है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने युवा यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ स्त्री और माई कानून नाम के 2 अभियान शुरू किया है। अब है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल ड्रग हाल ही में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? देखिए ऐसे कुछ नाम है इसका, हार्म, ठीक है, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा, ठीक है, कंसोर्टियम द्वारा यह जारी किया गया है, जिसमें ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का उद्घाटन संस्करण जारी किया गया। 30 देशों में भारत का स्थान 18वां रहा है। 30 देशों में भारत का स्थान 18वां रहा है। अब है बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों को पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिशन लूसी। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कितने वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हर 3 वर्ष में आयोजित की जाती है, हर 3 वर्ष में। और सर्वेक्षण आखिरी बार 2017 में आयोजित किया गया था और इसके बाद 2022 में होने वाला था। अब है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी, इनका नाम है ऐसे कुछ नाम है, 1 मिनट, हाँ ऑप्शन बी में है सत्यनारायण प्रधान। यह जो है भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS की अधिकारी थी। इसे 31 अगस्त 2024 तक के या अगले आदेश तक प्रतिनिधि नियुक्ति के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? NCB का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सत्यनारायण प्रधान को। अक्टूबर 2021 में अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली तकनीक का परीक्षण सत्यापन करने के लिए चीन ने किस नए उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिजियान 21। 24 अक्टूबर 2021 को चीन द्वारा अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली तकनीक का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए एक नए उपग्रह सिजियन 21 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भारत ने 10 नवंबर 2021 को ई अमृत पोर्टल नामक एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत के परिवहन के लिए त्वरित ई गतिशीलता क्रांति के लिए निर्मित किया गया है। यह वेब पोर्टल नीति आयोग द्वारा यूके सरकार के सहयोग से निर्मित किया गया है। अब है अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली 1G DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।
तो यह किया गया है नागपुर में। 22 अक्टूबर 2021 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर महाराष्ट्र के क्षेत्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में IRCTC द्वारा शुरू की गई सर्किट ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने, इसका फुल फॉर्म हो गया इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने दिल्ली के श्री रामायण यात्रा ट्रेन शुरू की है और यह ट्रेन 17 दिनों में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी स्थानों की यात्रा कवर करेगी। अब है कि ICC की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली भारत के और स्मृति मंधाना भारत के। पाकिस्तान के बल्लेबाज आसिफ अली और आयरलैंड के ऑलराउंडर लारा डेलानी को अक्टूबर के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला खिलाड़ी चुना है। एक मिनट, इसमें ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। अब दिया है कि कर्नाटक के 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक सरकार ने 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक करने का सोचा है। अब है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो यह बाबर आजम ने टीम इंडिया कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। बाबर आजम से पहले विराट कोहली T20 इंटरनेशनल के सबसे तेजी से 2500 रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। विराट ने 68 पारियों में 2500 रन का आंकड़ा छुआ था। अब है 16 में दिया हुआ है कि हाल ही में कुछ देशों ने एक नया क्वाड आर्थिक फोरम लॉन्च करने का फैसला किया है। विकल्प में इन चारों देशों का कौन सा देश शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि शामिल कौन कौन नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के तीनों शामिल है, भारत, UAE और अमेरिका। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में कुपोषित बच्चों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुपोषित बच्चों की कुल संख्या 33 लाख है, ऑप्शन डी। मोरी नाड़ी वतनवे को कितने वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स फेडरेशन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष के लिए। मोरी नाड़ी वतनवे को 3 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स फेडरेशन या फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आदि शंकराचार्य का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया और 35 टन वजनी शंकराचार्य की प्रतिमा पर काम वर्ष 2019 में शुरू हुआ था, जो उत्तराखंड 2013 में आई बाढ़ और त्रासदी 8वीं शताब्दी के आदिगुरु की प्रतिमा नष्ट हो गई थी। अब है कि 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन दो देशों के सेना के बीच युद्धाभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है? तो शक्ति का आयोजन जो किया जा रहा है ये 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य भारत और फ्रांस के बीच। कहाँ? किसके दो देशों के बीच? भारत और फ्रांस के बीच, ऑप्शन डी। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाले किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं? तो इसका सही आंसर है USA के। भारतीय क्रिकेट बोर्ड वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई है। उनकी टीम ने, ये गलत टिक कर गया, बी होगा इसका आंसर, चीन की है, ठीक है। वांग यापिंग अंतरिक्ष कहाँ के हैं? चीन के हैं। और यह जो है अंतरिक्ष में पैदल चलने वाले पहले
अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। कौन? वांग यामपिंग। अब है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है, एक मिनट इधर होना चाहिए, 22 नंबर होगा ये। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया? तो बीसीसीआई ने अगला कोच नियुक्त किया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 3 नवंबर 2021 के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। 13 से 14 नवंबर 2021 के मध्य अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया है ये वाराणसी में। दीनदयाल, ये जो है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना के साथ किस संगठन ने एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाता है ने आज इस उद्देश्य के लिए भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह साझेदारी NRLM स्वरोजगार और उद्यमिता के ग्रामीण समुदायों की क्षमता को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप है। उसके बाद है 13 नवंबर 2021 को किसने टेलीला मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो टेलीला मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, यह किया गया है किरेन रिजिजू के द्वारा, ये जो कानून मंत्री हैं उनके द्वारा। अब है किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी? तो इसका सही आंसर है नेचर फूड नामक पत्रिका में प्रकाशित नासा के एक अध्ययन के अनुसार उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन परिदृश्य के तहत जलवायु परिवर्तन 2030 तक मक्का तथा गेहूं उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। मक्का तथा गेहूं दोनों को दिया हुआ है 2030 तक। अक्टूबर 2021 रेलवे बोर्ड द्वारा किसे बंद करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर 2021 में रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम RISDC को बंद करने का निर्णय लिया है। IRSDC भारतीय रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण और इरकॉन के मध्य संयुक्त उद्यम है जो 2012 में स्थापित हुआ था और IRSDC द्वारा प्रतिबंधित स्टेशनों और परियोजनाओं को संबंधित क्षेत्रीय रेलवे स्टेशन को सौंप दिए जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 30 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ाने का फैसला किया है। अब शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक RBI के गवर्नर बने रहेंगे। अब है सारभूत तथ्य कोश, इसे भी कंप्लीट करवा देते हैं। तो इसमें दिया हुआ है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित सबसे पहले सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर में है। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के हरियाणा में स्थित है। किस शासक के शासनकाल में
बहमानियों ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से स्थानांतरित कर बिदर बनाई। तो अहमद शाह, खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्मचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल को किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता है? शोहरत ए आम कहा जाता है। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तो इस्लामी ने 1350 ईस्वी में की थी। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो सतारा। एंग्लो इंडियन हिंदी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी बेबियन डेरोजियो ने किया था। अब है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। कमाटा मागारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में हुई थी। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था लखनऊ पैक्ट। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कहां और कब की? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में किए थे। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई? तो दिल्ली में। केसरी समाचार पत्र के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा? तो दीनबंधु मित्र। 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्बे यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो वारदोली आंदोलन से। अब है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51(1) में। किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट लाया गया था। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन केटी शाह का है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? तो 149 आर्टिकल 149। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सरकारी उपक्रम समिति यानी वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। दोनों मिला के कुल 22 सदस्य होते हैं। अब है पर्यावरण एवं जैव विविधता। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन यानी गंगा डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया? तो 18 मई 2010 को। व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? प्रवाल भित्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आंकलन मानदंडों को अधिसूचित किया गया? तो 1994 में। दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की ओर। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स जिनका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, वो क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रोविड्स कहते हैं। एक बड़ा कर लेते थोड़ा सा। नेक्स्ट है कि गुलाबी कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? गुलाबी कबूतर की एक यह प्रजाति है जिसे नियोसेंस कहते हैं इंग्लिश में। वो कहाँ पाई जाती है? तो ये मॉरिशस के मैस्क्रीन द्वीप में पाई जाती है।
पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्सन। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन 3 प्रदेशों में है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? तो बैड ओजोन कहलाती है। अब है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक पांडा है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी, मतलब इसका मुख्यालय कोलकाता है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? स्टॉकहोम के सम्मेलन जो 1972 में हुआ था उसी में घोषित किया गया था। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क किनारे हरे पौधे को लगाने को क्या कहा जाता है? ग्रीन मफलर कहा जाता है। माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया? पश्चिमी घाट को। धूम, कोहरा मौजूदा आंख में जलन पैदा करने वाले एक शक्तिशाली द्रव हैं पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। यह जो है आंख में जलन पैदा करता है। अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? एरोलोसिस। उसके बाद है भारत एवं विश्व का भूगोल। पर्वतीय नगर कोडेकानल किन पहाड़ियों में स्थित है? कोडेकानल किन पहाड़ियों में स्थित है? तो पालनी के पहाड़ी में स्थित है, आप लोग पता होगा। गोदावरी और कृष्णा नदियों की डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील है? कोलेरू झील है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच कोंकण तट का विस्तार दमन में उत्तर और गोवा दक्षिण तक विस्तार है। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल जीवों द्वारा बना है? तो लक्षद्वीप जो है वो समूह प्रवाल जीवों द्वारा बना है। उसके बाद है बुंजी के पास सिंधु नदी का महाखंडन कितना गहरा है? 5200 मीटर गहरा है। मौसम की सभी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श परत है समतापमंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे हैं। पौधों में नाइट्रेट का मुख्य स्रोत मृदा में उपस्थित नाइट्रेट है। पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण को कहते हैं सूर्यताप। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य संवर्धन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिसे नेफेड कहते हैं। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था राजस्व घाटे को खत्म करना। आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है? मुद्रास्फीति के साथ। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? यूरोपियन यूनियन। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? तो 1 मार्च 1992 को लॉन्च की गई उदार विनिमय दर प्रणाली। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने किस संस्थान की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी की है? तो प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान की साझेदारी में। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य था राजस्व घाटे को खत्म करना। एक वेब आधारित एपीआई आधारित प्रणाली जो विभिन्न प्रकार के अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट आदि की सूचनाओं को संग्रहित करती है, क्या कहते हैं? उसे अकाउंट एग्रीगेटर यानी फाइनेंशियल डेटा एग्रीगेटर कहते हैं। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित है? 8वीं योजना। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की सिफारिश पर स्थापित किए गए मलेगाम समिति की
अब है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। शक्ति के मात्रा के रूप में अश्व शक्ति को किसने समाविष्ट किया? तो जेम्स वॉट ने। किस सिद्धांत के अनुसार एक विलिगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। रेखीय गति में जो भूमिका द्रव्यमान की है वही भूमिका घूर्णन गति में है जड़त्व आघूर्णन की। किस नियम के अनुसार किसी विलायक में घुली गैस का द्रव्यमान अथवा मोल अंश उस गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है? तो हेनरी के नियम के अनुसार। हेनरी के नियम के अनुसार किसी विलायक में घुली गैस का द्रव्यमान अथवा मोल अंश उस गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को कहते हैं ब्राउनी गति। यदि ठोस माध्यम में कोई द्रव प्रक्षिप्त हो तो प्राप्त कोलाइडी विलयन जैल कहलाती है। जब किसी प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है तब ऐसे प्रक्रम को समताप प्रक्रम कहते हैं। क्वार्टराइज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। बैक्टीरिया में लॉन्गिंग जनन के दौरान किस चीज का स्थानांतरण होता है? डीएनए तंतु का एक टिकड़ा का। मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण कर देता है एजोटोबैक्टर। अब है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पुरुष और महिला छात्रों के पारस्परिक व्यवहार को जानने के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? तो सोशियोग्राम। वायोत्सकी ने प्रस्तावित किया कि बाल विकास सामाजिक संपर्क का उत्पाद है। क्रमादेशित निर्देश का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? प्रेषी के द्वारा। फ्रेबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किंडरगार्टन का विकास है। मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निर्धारण संबंधित है आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बुद्धि का विकास। गैंग एज अवधि का तात्पर्य है बाल अवस्था से। दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में होती है। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अब है कृषि से संबंधित। सेंट्रल टैबेको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? राजमुंदरी में स्थित है। टोबैको कहें तंबाकू संस्थान। गेहूं का काला टिक रोग फफूंदी के कारण होता है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। धन का प्रसिद्ध खैरा रोग जो है वो जस्ता की कमी से होता है। मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है टेट्रिकल्स को। मटर में मार्स रोग का कारण मैग्नीज की कमी है। बोनी किस फसल की प्रजाति है? बोनी टमाटर की प्रजाति। बोनी जो है वो टमाटर फसल की प्रजाति है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक कपास का संकर बीज तैयार करने वाला कौन सा देश है? भारत है। सबसे पुराना फसल कौन सा है? खजूर है। अब है खेलकूद। तैराकी की स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? 8 होते हैं। सिली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो सिली पॉइंट क्रिकेट खेल में इस्तेमाल किया जाता है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा टूर्नामेंट समूह जीतनी जरूरी है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन। नेक्स्ट देखते हैं। विश्वविख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। बराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कटक में स्थित है। भारत का सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? डूरंड कप। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? अंजलि राजगोपाल भारत की पहली महिला क्रिकेट अंपायर बनी। कौन? अंजलि राजगोपाल। भारतीय क्रिकेट टीम का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? सीके नायडू को। स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को कहते हैं रिंग। तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? 8। अब है कंप्यूटर से संबंधित। माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउज़र का नाम क्या है? एज। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? अनाधिकृत आक्रमण से। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इंटर की का। पहले से
ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम मॉडेम है। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? तो जीरोक्स ने बनाया था, जीरोक्स कंपनी। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? फुल डुप्लेक्स। अब विविध है। जापान की मुद्रा का नाम येन है। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 2012 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका में राजनीतिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में पड़ता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। प्रकाश पुंज के फैलने के कारण चंद्रग्रहण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच हो जाने से होता है। कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? लेक बैकाल ताजे पानी की झील है जो सबसे गहरी झील है। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों के उपज का क्या परिणाम निकला? तो वर्षों में वृद्धि हुई। सर्करिक रेखा स्थित है कक्ष के रन में। अब यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, इसे देखते हैं। यहाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसे देखते हैं। इसमें जितने भी अधिवेशन में कह रहा है उसके बारे में हमको पढ़ना, अधिनियम के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ दिया हुआ है वर्ष 2020 के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियां निम्न प्रकार। पहला, अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो इसे पढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अगले 5 वर्ष में अनुसूचित जाति के छात्रों को केंद्र द्वारा प्रतियोजित योजना पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में बड़े परिवर्तनकारी बदलावों को मंजूरी प्रदान की है, जिससे वो अपनी उच्च शिक्षा में सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। कौन? अनुसूचित जाति वाले। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने 59,48 करोड़ निवेश की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें केंद्र सरकार ने 35,534 करोड़ यानी 60% और शेष राशि 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उसके बाद है, यह मौजूदा प्रतिबंधित दायित्व प्रणाली में बदलाव लेकर आता है और इस महत्वपूर्ण योजना में केंद्र सरकार की ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करता है। अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना छात्रों को 11वीं कक्षा और उसके बाद शुरू होने वाली किसी भी पोस्ट मैट्रिक कोर्स को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है, जिसमें सरकार द्वारा शिक्षा के खर्च का वहन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रयास को एक बड़ा समर्थन प्रदान करने आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे अनुसूचित जाति GII यानी उच्च शिक्षा 5 वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय मानकों तक पहुंच सके। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया 10 जनवरी 2020 से। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 को 10/1/2020 से लागू किया जा चुका है, जो कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में पहला ठोस कदम था। ट्रांसजेंडर कहे तो। उसके बाद है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम 2020 जारी किया है, जिससे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। यह नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यापक कल्याणकारी योजना ट्रांसजेंडर समुदाय तक पहुंचे और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की सहायता प्रदान करे। खुद से अपनी लॉन्गिंग पहचान करने का अधिकार प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया नियमों के माध्यम से परिभाषित किया गया। इस प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाया गया।
जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अपने द्वारा बताए गए पहचान पत्र को प्राप्त करने में सक्षम बन सके। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 25 नवंबर 2020 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है किसने? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए इस राष्ट्रीय पोर्टल को 29 सितंबर 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्ति नियम 2020 की अधिसूचना में 2 महीने के भीतर विकसित किया गया। अत्यधिक उपयोगी इस पोर्टल के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्ति को देश में कहीं भी डिजिटल प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में सहायता मिलेगी। इसका सबसे अहम पहलू यह है कि यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बिना किसी शारीरिक उपलब्धता के बिना किसी ऑफिस में गए हुए आई कार्ड प्राप्त करने में सहायता प्रदान होगा। इस पोर्टल के माध्यम से वो अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि प्रक्रिया में पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करता है। यह प्रमाण पत्र पहचान पत्र जारी करने वाले अधिकारियों को भी आवेदनों पर कार्रवाई करने और बिना किसी देरी के प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी करने के लिए सख्त समय सीमा के अंतर्गत लेकर आता है। एक बार जारी होने के बाद आवेदक इन्हें पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। यह पोर्टल उस समय के अधिकांश लोगों को आगे बढ़ाकर अपनी पहचान के अनुसार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा, जो कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब बस हम सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, बस हो गया। इसमें है कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 272 सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों के लिए वार्षिक कार्य योजना 2021 का शुभारंभ किया गया। उसके बाद है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन असीम का शुभारंभ किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अंबेडकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए वेंचर कैपिटल फंड के अंतर्गत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन असीम की शुरुआत की है। तो ये इम्पोर्टेंट। अब है मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्चुअल रूप से वेबकास्ट के माध्यम से 24/7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1800-500-0019 है, की शुरुआत की गई है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य पुनर्निवास हेल्पलाइन नंबर किरण, ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने की चीज़ है, इसे याद करेंगे। अब है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना का प्रमुख सुधार किया गया। इसमें अनुसूचित जाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के लिए वार्षिक परिवार आय सीमा चयन 2020 में 21 में 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। तो पहले 6 लाख दिया जाता था, अब क्या 8 लाख कर दिया गया। अब इस एकम उत्सव के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। तो एकम उत्सव का आयोजन यह जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम के द्वारा सप्ताह भर चलने वाली प्रदर्शनीय सह महोत्सव एकम उत्सव का आयोजन 2 मार्च 2020 को स्टेट एम्पोरियर कॉम्प्लेक्स बाबा खड़क सिंह मार्ग नई दिल्ली फर्स्ट में आयोजित किया गया। सप्ताह भर चलने वाला यह एकम उत्सव 2 मार्च से 9 मार्च 2020 सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक जनता के लिए खुला हुआ था। 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले 82 से ज़्यादा दिव्यांग कारीगरों उद्यमियों ने एकम उत्सव में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इसमें 44 पुरुष और 38 महिलाएं शामिल थी। इस उत्सव में दिव्यांग कलाकारों को जाने माने पेशेवर को प्रदर्शन सहित सांस्कृतिक कल्पनात्मक नाटक जैसी गतिविधियों में भी शामिल की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य आकर्षण और दिव्यांगजनक द्वारा ज्योतिष परामर्श और पैर की मालिश शामिल थी। तो ये बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट था। आगे देखते तो इस मंथली करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और जो जितना इसमें पढ़ने का चीज़ था, मैंने जो भी करंट अफेयर थे सबको मैंने इसमें मेंशन करा दिया है।
तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट जनवरी माह का जो करंट अफेयर है वो 21 के बाद आएगा, फिर मैं उसे भी अपलोड कर दूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।